गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस कोविड की दौरान सारे कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस ले रही हैं, सभी अपने टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज कर रही हैं, सभी बच्चे मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और जब भी कहीं भीड़ में हैं तो 2 गज की दूरी का पालन भी कर रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने गृह विज्ञान में हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। अब हम अपना पाठ 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कपड़े हमारे आसपास। सबसे पहले हम इस पाठ के उद्देश्य जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले हम जान जाएंगे कपड़ों में विविधता के कारण, कि जो कपड़ों में डिफ्रेंसिएशन है, जो अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं उनका क्या कारण है। दूसरा, सामान्य रूप से अपने चारों ओर दिखाई देने वाले कपड़ों के बारे में बताने और उनका वर्गीकरण करने का ज्ञान हो जाएगा हमें, कि किसी भी कपड़े को पहचान कर हम उसके बारे में बता पाएंगे, उसके वर्गों में बांट पाएंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है सूत और कपड़ा निर्माण की संकल्पना। हम ये जान जाएंगे कि सूत और कपड़ा किस तरह से बनता है, इनका निर्माण कैसे होता है। अगला उद्देश्य है कपड़ों के प्रत्येक समूह की विशेषता, कि कपड़ों के हर समूह के बारे में हम उसकी विशेषताएं बता पाएंगे। लास्ट है विशिष्ट उपयोग हेतु वस्त्र उत्पादन का चयन करना, कि किसी कार्य के लिए हम किस तरीके का कपड़ा चूज़ करें, दूसरे कार्य के लिए हम किस तरीके का वस्त्र चूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस पाठ को पढ़ने के बाद जान जाएंगे। ये हम सब जानते हैं कि आदिकाल से ही कपड़ा मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अपनी लोचनशीलता के गुण के कारण कपड़े को विभिन्न आकारों में आसानी से मोड़ा और सिला जोड़ा जा सकता है, जिसके कारण यह बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। कपड़ा मुख्य रूप से शरीर को आराम और सर्दी, गर्मी तथा वर्षा इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है। कपड़े को विभिन्न रंगों में, सजावट शैलियों में और अलग अलग प्रकार की बुनावट द्वारा तैयार किया जाता है। अपनी नियमित दिनचर्या के दौरान हम सब विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नहाने के बाद शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का, स्कूल जाते समय स्कूल ड्रेस का, सोने के दौरान चादर और तकिए के लिहाफ इत्यादि का। यदि आप इन सभी प्रकार के कपड़ों के स्पर्श के विषय में सोचेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि लगभग सभी प्रकार के कपड़ों को छूने पर अलग अलग एहसास प्रतीत करवाता है। जैसे कि कोई कपड़ा छूने में नरम, कोई रोएदार, कोई खुरदरा तो कोई थोड़ा सख्त, कोई हल्का तो कोई भारी होने का एहसास महसूस होता है। अलग अलग प्रकार के कपड़ों को छूने पर अलग प्रकार का एहसास होने का मुख्य कारण कपड़ों की अलग अलग प्रकार की बनावट होती है। यदि आप ध्यान से अपने घर में ही देखेंगे तो आप लगभग सभी स्थानों पर कपड़े पाएंगे, पर्दों से लेकर किचन के डस्टर तक और पोंछे से लेकर दरी तक। कपड़े वजन और मोटाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनका चयन उनके उपयोग पर निर्भर करता है। किसी मोटे कपड़े के टुकड़े को एक तरफ से खोलने पर आप देखेंगे कि उसमें धागे जैसी संरचनाएं एक दूसरे के समकोण पर अंतर्ग्रथित या फिर आपस में गुथे हुई होती हैं, जैसे कि ऊनी वस्त्र अथवा टी शर्ट में होता है। इनकी गांठ बंधी हुई होती है जैसे जाल अथवा लेस में होता है। इन्हें सूत कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक रेशों को आपस में गूंथा जाता है तो उसे हम सूत कहते हैं। सूत को खोलने पर छोटे और स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें हम रेशे कहते हैं। कपड़ों के संसाधित करने की विभिन्न विधियों को परिष्करण, फिनिशिंग कहा जाता है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई तंतु या रेशा कहलाती है। कपड़ा कैसे बनता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तंतुओं को मिलाकर धागा बनाया जाता है। धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। फिर कपड़े को सिलकर परिधान बनाया जाता है। आगे हम रेशे के गुण में विशेषताएं पढ़ेंगे। रेशे के गुण या विशेषताएं पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कपड़े को संसाधित करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र उत्पाद क्या होता है। ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होती हैं। रेशे, सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं से बने उत्पादों को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है। सभी कपड़े धागों को बुनकर बनाए जाते हैं और धागे तंतुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। एक कपड़ा तैयार होने के बाद उसे आगे कई बार संसाधित किया जाता है।
संसाधित करने से क्या फ़ायदा होता है कपड़ों में, ये हम देख लेते हैं। कपड़े की ऊपरी दिखावट अर्थात उसकी सफाई, चमक, रंग इत्यादि में सुधार आता है। दूसरा, कपड़े की स्पर्श की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। नेक्स्ट है, कपड़ा और अधिक टिकाऊ बन जाता है। तो संसाधित करने के बाद कपड़ों में क्या होता है, अट्रैक्टिव लगते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वो अधिक टिकाऊ बन जाती हैं। कपड़ों को संसाधित करने की विभिन्न विधियों को हम क्या बोलते हैं, परिष्करण, फिनिशिंग कहा जाता है। कपड़े के निर्माण के दौरान प्रयोग किए गए रेशे, सूत, कपड़े का प्रकार तथा उसे संसाधित करने की विधियाँ कपड़े के टिकाऊपन, कार्यात्मक उपयोगिता तथा आरामदायकता जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कपड़ा कैसे बनता है। सबसे पहले हम तंतु लेते हैं, तंतुओं को मिलाकर हम धागा बनाते हैं, धागे को बुनकर हम कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े को सीलकर हम कोई भी परिधान बनाते हैं। हर कपड़े को संसाधित किया जाता है और कपड़े को संसाधित करने की विधि को परिष्करण, फिनिशिंग कहा जाता है। अब हम रेशों के गुणों के बारे में जान लेते हैं। रेशो तंतुओं के गुणों को निम्नलिखित रूप से प्राथमिक व द्वितीय गुणों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं रेशो के प्राथमिक गुण। प्राथमिक गुण कौन से होते हैं, वह गुण जो कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में होना अनिवार्य है, मतलब जो क्वालिटीज़ किसी कपड़े में कंपल्सरी हैं वो होते हैं प्राथमिक गुण। सबसे पहला है लंबाई चौड़ाई का अनुपात। कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न लंबाई के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। छोटे तंतुओं को स्टेपल तथा लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहते हैं। छोटे तंतु की अपेक्षा लंबे तंतुओं को कपड़े बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। स्टेपल से प्राय घटिया किस्म का कपड़ा बनता है तथा फिलामेंट से बढ़िया किस्म का कपड़ा बनता है। दूसरी विशेषता रेशो की है रेशो का बल। तैयार कपड़े की मजबूती उसके तंतुओं के बल पर निर्भर करती है। तंतुओं की कोशिकाएं लंबाई के समांतर स्थित होती हैं। यदि कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं तो तंता मजबूत व संगठित रहता है। यदि कोशिकाएं बिखरी हुई होंगी तो तंतु कमज़ोर व असंगठित होता है। इससे तैयार वस्त्र भी कमज़ोर होता है। नेक्स्ट विशेषता है रेशो में अनम्यता। अनम्यता क्या है ये देख लेते हैं। इस गुण के कारण तंतुओं में खिंचाव, तनाव व झटकों को सहने की शक्ति आती है, जिसके कारण वे कताई तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान टूटते नहीं। अच्छा कपड़ा बनने के लिए इस गुण का होना अनिवार्य है। अगला गुण है रेशो का लचीलापन। लचीलेपन का अर्थ है तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना। इसी क्षमता के कारण तंतुओं से कपड़ा तैयार हो पाता है। तंतुओं के इसी गुण के कारण उठना, बैठना, चलना फिरना इत्यादि सहजता से हो पाता है। नेक्स्ट है रेशो की आपस में सटने की, जुड़ने की क्षमता। इस क्षमता के कारण तंतुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उनकी बटाई तथा कताई की जाती है, जिससे धागे तैयार होते हैं। तंतुओं के इसी गुण के कारण उनकी कताई की शक्ति भी अधिक होती है। अभी हमने जाने तंतुओं के प्राथमिक गुण जो किसी कपड़े में होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब हम जानते हैं रेशो के द्वितीय गुण। द्वितीय गुण क्या है, वह गुण विशेषताएं जो कपड़ों में होना अनिवार्य तो नहीं है परंतु वांछनीय है, कि कंपलसरी नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये भी होने चाहिए, वो गुण द्वितीय गुण कहलाते हैं। इसमें सबसे पहली है रेशो में चमक। तंतुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता जितनी अधिक होती है तंतुओं में उतनी ही अधिक होती है। रेशम के तंतुओं में सूती तंतुओं की अपेक्षा अधिक चमक होती है। ऊनी तंतु की चमक कम होती है, जबकि कृत्रिम तंतुओं की चमक को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। द्वितीय गुण में दूसरा गुण है रेशो में अवशोषकता। अवशोषकता क्या है, जल सोखने की शक्ति को अवशोषकता कहते हैं। यदि अवशोषकता वाला वस्त्र पसीना सूखने की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। अधिक जल को अवशोषक कर सके वह बेहतर माना जाता है। तंतुओं में अवशोषकता का गुण उसकी रंगाई तथा छपाई में भी सहायक होता है। अगला गुण है रेशो में प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, तंतुओं को खींचने पर लंबा होना
तथा छोड़ने पर वापस अपनी वास्तविक लंबाई में आ जाना प्रत्यास्थता का गुण है। प्रत्यास्थता न होने पर तंतु खींचने पर टूट जाएंगे, इसीलिए इससे बने वस्त्र टिकाऊ नहीं होंगे। यदि तंतुओं में सिर्फ खींचने की क्षमता हो अथवा अपनी पूर्वावस्था में आने की शक्ति न हो तो उनसे बना वस्त्र अपना आकार खो देंगे। प्रत्यास्थता का गुण वस्त्र को टिकाऊ, आरामदायक तथा अपना आकार बनाए रखने में क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट गुण है रेशों में पुनरुत्थान। पुनरुत्थान क्या है? तंतुओं पर तनाव तथा दबाव पड़ने से उनके आकार में बदलाव आता है। यह तनाव व दबाव हटाए जाने पर तंतुओं का अपनी पूर्वावस्था में स्वतः ही आ जाना पुनरुत्थान है। तंतुओं के इसी गुण से वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधक क्षमता बनती है। उन्हीं वस्त्रों में उत्तम पुनरुत्थान क्षमता पाई जाती है। अभी हमने जाना रेशों में पुनरुत्थान रेजिलेंसी क्या होती है। इससे हमें क्रेज रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। अगला गुण, द्वितीय गुण रेशों का है रेशों में कोमलता। तंतुओं के अत्यधिक कोमल होने से उनसे बने वस्त्र भी कोमल होते हैं। इस गुण से वस्त्रों का प्रयोग काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। लास्ट गुण है द्वितीय गुण रेशों का, रेशों में ज्वलनशीलता। ये क्या है ये देख लेते हैं हम। विभिन्न तंतुओं पर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ तंतु अधिक ताप सहन कर सकते हैं, जैसे कि सूती तंतु। वहीं कुछ तंतु ताप सहन नहीं कर पाते, जैसे कि कृत्रिम तंतु। तंतुओं का यह गुण वस्त्रों की धुलाई, इस्त्री तथा ड्राई क्लीन आदि को प्रभावित करता है। अधिक ताप सहने वाले तंतु को अधिक तापमान पर धुलाई, इस्त्री आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्रों तथा रेशों तंतुओं में कुछ गुण भी पाए जाते हैं जिनके आधार पर भी वस्त्रों का चयन प्रभावित होता है। ये गुण है रसायन के प्रति प्रतिरोधकता, जीवाणुओं से प्रतिरोधकता, जलभेदता इत्यादि। आगे हम वस्त्रों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रेशों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें हम देख लेते हैं किन किन आधारों पर रेशों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला प्राप्ति के स्रोत, उद्भव के आधार पर। ये हो सकते हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित अथवा विनिर्मित। दूसरा आधार है सामान्य रसायन प्रकार के आधार पर, जैसे कि सेल्यूलोसिक, प्रोटीन अथवा सिंथेटिक। नेक्स्ट है जातिगत प्रकार के आधार पर, जैसे कि जंतु के रोम अथवा जंतु स्राव। अगला है सामान्य ट्रेड नाम के आधार पर, जैसे कि पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में भी टेरिन अथवा डेक्रॉन। इस तरह आगे लास्ट है लंबाई के आधार पर, जैसे कि कम लंबाई वाले तंतु होते हैं कपास, या लंबाई वाले तंतु जो ज़्यादा लंबे तंतु होते हैं वो होते हैं रेशम या पॉलिएस्टर। आगे हम देखेंगे दो प्रकार के वस्त्र, रेशों को दो प्रकार में और बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे या मानव निर्मित रेशे। इनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अब हम जानेंगे प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे किन्हें कहते हैं? वह रेशे जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जो पेड़ पौधों या हमें जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है सेलुलोसिक रेशे। पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को वनस्पतिक या सेलुलोसिक रेशे कहा जाता है। सेलुलोसिक रेशे भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है बीज तथा फलों के रेशे। जो बीज या फलों से मिलते हैं वो है कॉटन तथा कपोक पेड़ से प्राप्त होने वाला कपोक रेशा। दूसरा है बास्ट रेशा। बास्ट रेशा बहुत ही मजबूत सेलुलोसिक रेशा है जो कि पौधों के बाहरी और भीतरी तनों से प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है जूट, लेक्स, हेम्प इत्यादि बास्ट रेशों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है लीफ रेशा। लीफ रेशे के उदाहरण है अनानास, अगेव, सीसल का रेशा। नेक्स्ट है नट हस्क रेशा। नारियल से प्राप्त कॉयर नट हस्क रेशे का प्रमुख उदाहरण है। अब इसी में प्राकृतिक रेशों में ही दूसरे प्रकार का रेशा है प्रोटीन जांतव रेशा। वह रेशे जो जीवों से प्राप्त होते हैं वह जांतव रेशे कहलाते हैं। जांतव रेशे भी 2 प्रकार के बनाए गए हैं। पहला है जंतु रोम रेशे। वो रेशे जो जंतुओं के रोम से
हेयर्स से मिलती हैं उन्हें हम जंतु रोम रेशे बोलते हैं। ऊन सबसे प्रमुख जंतु रोम रेशा है जो कि विभिन्न प्रजातियों की भेड़ों से प्राप्त होता है। मोहिर, कश्मीरी, अल्पाका, लामा, वकना, काशा विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख जंतु रोम रेशे हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रकार है जंतु स्त्राव रेशा। रेशम सबसे प्रमुख जंतु स्त्राव रेशा है जो कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मकड़ी तथा समुद्री सीप से भी विभिन्न प्रकार के रेशम प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक रेशे में तीसरा प्रकार है खनिज रेशे। ऐसे रेशे जो प्राकृतिक खनिजों से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं खनिज रेशे कहलाते हैं। एस्बेस्टस खनिज रेशों का प्रमुख उदाहरण है जो कि मैग्नीशियम तथा कैल्शियम से प्राप्त होता है। खनिज रेशों से बने कपड़ों का प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। प्राकृतिक रेशों में ही आखिरी प्रकार है प्राकृतिक रबड़, जो हमें रबड़ के पौधे से मिलता है, प्राकृतिक रबड़। आगे हम पढ़ेंगे मानव निर्मित रेशे। अब हम जानेंगे मानव निर्मित या विनिर्मित रेशे कौन से होते हैं। वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। रेयॉन पहला मानव निर्मित रेशा था जिसका वाणिज्य स्तर पर 1895 में उत्पादन शुरू किया गया था, जबकि अन्य मानव निर्मित रेशों का उत्पादन 20वीं सदी के दौरान शुरू हुआ था। मानव निर्मित रेशों के शुरुआती दौर में गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय रूप में परिवर्तित करके रेशे तैयार किए जाते थे। इसके लिए मुख्य रूप से सेल्यूलोसिक पदार्थ जैसे कि कपास अपशिष्ट अथवा लकड़ी की लुगदी आदि का प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे रेशों को पूरी तरह रसायनों के उपयोग से बनाया जाने लगा। मानव निर्मित रेशे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है परिवर्तित सेल्यूलोसिक रेशे। यह प्राकृतिक तत्वों को पुनरुत्पादन करके बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन। दूसरा है परिवर्तित रेशे। इनको कच्चे प्राकृतिक पदार्थों में बनाया जाता है, जैसे बेकार सूती रेशों या लकड़ी की लुगदी को रसायनों की सहायता से पुनरुत्पादित किया जाता है। रेयॉन एक पुनरुत्पादित सेल्यूलोज रेशा है। बेकार रेशम व ऊन को रसायनों के साथ मिलकर बनाए रेशे पुनरुत्पादित प्राणिज रेशे कहलाते हैं, जैसे कि मैरिनोवा। नेक्स्ट है प्रोटीन रेशा। इसका उदाहरण है एजनॉल। फिर है गैर सेल्यूलोसिक या सिंथेटिक रेशा। यह रेशे रासायनिक तत्वों की रासायनिक क्रिया द्वारा सम्मिश्रित करके बनाई जाती हैं। इनके उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। पॉलिएस्टर में टेरेलिन, टेरीन। एक्रेलिक में ऑरलॉन, कश्मीलॉन, मोडेक्रेलिक, स्पेंडेक्स, रबड़। ये सारे गैर सेल्यूलोसिक या सिंथेटिक रेशों के उदाहरण हैं। लास्ट है हमारा खनिज रेशे। खनिज रेशों में ग्लास, फाइबर ग्लास, मेटालिक में ल्यूरेक्स। तो यहाँ हमने जाने मानव निर्मित रेशे के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तंतु रेशों। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आगे हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण रेशों के गुण। अच्छे से एक एक करके समझेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो आपको नहीं समझ आया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।